सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। टोटल 68 दिन के बाद में भाषण देने का मौका मिल रहा है। वैसे जेल में हम लोग बहुत भाषण दिए। आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि हम लोग जहाँ पे बैठते थे वहाँ पे अक्सर ऐसे सभा लग जाता था। हिंदी पिक्चर का एक डायलॉग है ना, जहाँ पे हम खड़ा होते हैं वहीं पे सभा शुरू हो जाता है। तो लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं उनके बीच में बड़े लंबे समय के बाद में मुलाकात हो रहा है और लंबी मुलाकात के बाद में प्यार बढ़ ही जाता है। तो हमारा सौभाग्य है आप लोगों के साथ में, बड़ा प्यारा सा रिश्ता है कि आप लोगों के साथ में हम लोग जुड़े और हमारे ओवरऑल पूरा जो संगठन है उसको एक नया हाइट मिला, एक पहचान मिला और पूरे छत्तीसगढ़ के त्रिशोट गांव के पूरे भारत के लोग देखे, वीडियो में देखे, हमारे आदिवासियों को बहस करते हुए देखे, लड़ाई लड़ते हुए देखे, संवैधानिक दायरे में कैसे बात करना है। जो एक प्रखर वक्ता के रूप में हमारे को मांझने के लिए जो हमारे समस्त लोगों ने, हमारे माता पिता जिन्होंने हमें बेहद अच्छा परवरिश दिया। और जब मैं बदमाशी करता था छोटा में तो मेरा पिताजी मेरे को मारते थे, बहुत कुटाई करते थे, तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था कि अरे यार पूरे दुनिया के माता पिता अपने बच्चे को कम मारते हैं, मेरा पिता मेरे को इतना क्यों मारता है। मुझे आज समझ में आ रहा है कि मुझे त्रिशोट गांव के लिए आंदोलन करना था और अगर मैं अनुशासित तरीके से नहीं पला बढ़ा होता तो शायद मैं आंदोलन कभी ना कर पाता, क्योंकि जो हिम्मत मुझे मेरे परिवार से मिला था, मेरे पिता के परवरिश से मिला था, वो धीरे 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 इकट्ठा होते होते वो इतना ज़्यादा इकट्ठा हुआ कि जब हमें पता चला कि हमारे त्रिशोट गांव के जमीन को गैर संवैधानिक तरीके से, नाजायज तरीके से और बिना ग्राम सभा के परमिशन से जशपुर जिला प्रशासन जबरदस्ती विधि के विरोध में जाकर जब सर्वे करने के लिए उतारू हो गया, तो हमें उस बात को तार्किक रूप से रखने का जो हिम्मत मिला, वो जो ताकत था, वो जुड़ते भारत मुक्ति मोर्चा ने हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षण दिया। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया था और हमारे इधर गुरुजी बैठे हुए हैं। आप लोगों को हैरानी होगा कि बहुत सारा जो हमारा बौद्धिक विकास हुआ, मैं साहब के पास में ट्यूशन जाया करता था और अकेले मैं ट्यूशन नहीं जाता था, हमारे सुनील खलखो भी जाते थे ट्यूशन, हमारे गोरे नारे अभी के कुंवारे हमारे दिनेश भगत साहब भी जाते थे। तो हमने बहुत ट्यूशन लिया। ट्यूशन लेने की वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल जानकारी मिली और भारत मुक्ति मोर्चा के प्रशिक्षण के वजह से भी बहुत सारी जानकारी मिली थी। तो वो हिम्मत और वो जज्बा है हमें टुकड़े टुकड़े में मिलता गया और टुकड़े टुकड़े में मिलके वो धीरे धीरे हमारे जेहन में इकट्ठा होना शुरू हुआ। और जब 29 तारीख को हमारे त्रिशोट गांव के साथियों का संघर्ष को देख के हम लोग जो विस्फोट हुए, अगर सरल शब्दों में कहें तो हम लोग जो फट पड़े, इसका धमाका पूरे भारत देश में हुआ। और लोग जिस हिसाब से वीडियो में जो वहाँ पे अपनी अभिव्यक्ति करे, उन्होंने जो वहाँ पे हमारे लोगों के प्रति जो स्नेह, सहानुभूति और प्यार दिखाया। जेल से निकलने के बाद में मैं जब कमेंट को पढ़ रहा था तो 99% जो कमेंट है, ज़्यादा ही बोलना चाहिए, 99.99% जो कमेंट है वो आप लोगों के पक्ष में, मतलब कि पूरे भारत के लोगों ने आप लोगों को भरपूर तरीके से प्यार दिया। मेरा रूपनारायण का यूट्यूब चैनल में आज के डेट तक में 8,32,000 लगभग का उसमें व्यू आ चुका है और लोगों ने देखा। और अन्य जो यूट्यूब में जो डले हुए थे उसको भी भरपूर प्यार मिला। और ये जो सिंगल जो वीडियो डला हुआ था, ये सिंगल वीडियो बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया, मैं जब जेल से निकल के देखा तो $300+ उसमें था। $300+ का मतलब 27-28 हज़ार रुपये। हम उधर जेल में थे और इधर पैसा बढ़ रहा था। तो जब प्यार और समर्थन मिलता है ना तो सब कुछ बहुत सारा चीज़ होता है। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि हमारा जो आदिवासी समुदाय है
आदिवासी समुदाय के साथ में जो हमारा एसटी एससी ओबीसी का जो समाज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को समझा, वो बड़ा मजेदार है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर जब संघर्ष कर रहे थे हमारे लोगों के लिए, तो एक बात वो अक्सर बोलते थे कि जाइए अपने घर के दीवारों पे लिखिए कि आप इस देश के शासक हैं, है ना। वो अक्सर हमारे लोगों को संदेश देते थे, हौसला अफजाई करते थे। उस समय पे हमारे लोगों के जो घर थे ना, वो घर ही नहीं थे। अब घर नहीं थे तो दीवार तो थे ही नहीं, लेकिन उसको पता था कि ये जो विचार है आने वाले समय पे इस समाज में जमेगा, एक विशाल वट वृक्ष बनेगा, और विशाल वट वृक्ष बनने के वजह से इन लोगों को संवैधानिक जानकारी प्राप्त होगा। इन लोग हक अधिकार के लिए लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वो समय हमारे लिए नसीब हुआ तिरसोट गांव का 29 अप्रैल का समय। और साथियों, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आंदोलन हो गया। 2015 से हमारे बहुत सारे जो गुरुजन हैं, हमारे बहुत सारे वेलविशर हैं, उनके माध्यम से हमने शुरू किया था। और शुरुआती दौर में आप लोगों को सुन के हैरानी होगी कि हमारे जो सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता हैं, अभी जैसे हमारे मेजर सूबेदार कैप्टन साहब इधर बैठे हुए हैं, आप लोगों को बड़ा हैरानी होगा कि हमें बड़ा अनुशासित वे में हम लोग को जाना पड़ा। ये कल के बिल्कुल नौजवान साथी ऊर्जा से और क्रोध, अगर इनको माइक दे दिया जाए तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो हमें माइक नहीं मिलता था इतना जल्दी माइक नहीं मिलता था। बहुत अनुशासन में इन्होंने संगठन को चलाया, और वे हमारे लोगों को छोटे छोटे जगहों से निखारना शुरू किया कि भाई इनको हम लोग पकाते हैं। मतलब कि वो कढ़ाई में पकाते वाला नहीं है, वो सोना को जो आग में जो डालते हैं उसके बाद में वो खरा होता है ना, 24 कैरेट्स का जो एकदम शुद्ध वाला निकल के आता है, उसके बाद में गले में चमकता है, वो वाला तपाना, कढ़ाई वाला तपाना नहीं। वो भट्टी में डालते हैं ना, उसके बाद में फिर एकदम सोना जो निखर के आता है, उस टाइप का हमारे साथियों ने हमें बहुत तपाया। और जब मैं शुरुआती दौर में इस टाइप का सभा होता था तो सभा में ऐसे चटाई को बिछाता था, झाड़ू मारता था, तो मेरे को लगता था कि यार ये जो हमारे साथी लोग हैं हमारे साथ में ज्यादती कर रहे हैं, हमें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि वो हमें तपा रहे थे और हम तप रहे थे। और एक दिन इसी तरह का जशपुर में हमारे किसान भाइयों के विरोध में केंद्र के द्वारा एक कानून बना, और उसमें हमारे किसान भाइयों का जमीन को लूटने का मामला बना। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम ने इसका संज्ञान लिया और पूरे देश भर में इसका विरोध शुरू हुआ। और वहाँ पे हमारे पूरा जनबल और वहाँ पे पहुँचा। उसके बाद में जसपुर का जो चौक है, वहाँ पे जो धरना स्थल है आज पीएमटी हॉस्टल से जस्ट फ्रंट साइड में, और आपका रणजीत स्टेडियम के पास में सटा हुआ, उस जगह पे आंदोलन शुरू हुआ। और जैसे हमारे तिरसोट गांव में प्रशासनिक बल पूरा फौज लेके आ गया था, उसी तरीके से वहाँ पे उस समय की जो एसडीएम मैडम है वो आई। उसके बाद में फिर हमारे आंदोलनकर्ता साथियों को आड़े हाथ लेना शुरू करी। और जान तो रहे हैं कि भाई जब विषम परिस्थिति आता है तो वास्तविक जो बुद्धि है वो निखर के आता है। पहला झड़प हमारा वहाँ पे हुआ था, और एसडीएम मैडम को हमने बोला था कि मैडम जी, ये जो विरोध के लिए हमारे लोग इकट्ठा हुए, ये यूं ही तो इकट्ठा नहीं हुए हैं। यहाँ पे मेरा हैप्पी बर्थडे तो चल नहीं रहा है, या मेरी शादी की एनिवर्सरी प्रोग्राम तो नहीं है कि ये लोग यहाँ पे हलवा पूरी खाने आए हैं। ये लोग अपने अधिकारों के संरक्षण के लाए हुए हैं, और ये अधिकार को आपके केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, कोविड के समय में हम किसानों के विरोध में जन विरोधी नीति क्यों बनाया? अगर कोविड के समय में चोरी छुपे जन विरोधी नीति अगर नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो मैं इसी वक्त आपके सामने मैं उसका एफआईआर करता हूं। आप उसका एफआईआर लिखेंगे क्या? उसके बाद में फिर एसडीएम मैडम को लगा झटका। कैसा झटका लगा? जोर से लगा कि धीरे से? बहुत जोर से लगा, क्योंकि हमारे आदिवासी लोग कम बोलते थे। हमारे आदिवासी लोग क्या बोलते थे? बोन सुन वैसे लगा लिया बह माजन वाच करने से ना। लेकिन मैं बोन सुन टाइप का नहीं, मैं उसी वक्त में बोला ऑन द स्पॉट, और हमारे लोगों का हौसला वहां पे बुलंद हुआ। और उसके बाद में लंबी बहस चली, बड़ी लंबी बहस चली, और हमने पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ में अपनी बातों को रखा। साथियों, वो पहला था। तब हमारे संगठन के लोगों को विश्वास हुआ कि भैया हमारे बीच में एक हीरा है, इसको घिसना पड़ेगा।
और घिसते 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 इस 10 साल के सफ़र में जो सबसे बेहतरीन मौका था वो त्रिशोट गांव का था। और त्रिशोट गांव का जो ये घटना है पूरे हमारे मूल निवासी विचारधारा के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाया। और पूरे भारत देश के जो हमारे मूल निवासी साथी हैं, आदिवासी साथी हैं, वे लोग कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत अच्छी तरीके से जानकार होने के दिशा में प्रबल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, प्रबल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे जितने भी जो आदिवासी लोग हैं, वो जो 1200 लड़ाई लड़ा हमारे समाज के भले के लिए, 1200 लड़ाई, उस 1200 लड़ाई का असर हमारे खून में। बहुत सारे लोग बोलते हैं, श्याम सुंदर मरावी साहब, कि हमारे खून में हीमोग्लोबिन है। मैं आज इस सम्मान समारोह में बोलता हूं, हमारे खून में हीमोग्लोबिन के साथ में उर्गुलान ग्लोबिन भी है। हीमोग्लोबिन के साथ में उर्गुलान ग्लोबिन भी है, जो हमारे खून में तैर रहा है। ये कहां से आया? ये आया साथियों, हमारे जो मूल निवासी महापुरुषों ने जो 1200 लड़ाई लड़ा, और सिर्फ लड़ाई लड़ा नहीं, उसको जीता। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये लड़ाई को उन्होंने जीता। तो जब हमने इस बात को महसूस किया, इस बात को जब हमने महसूस किया कि हमारा जो आदिवासी समाज कितना भयंकर लड़ाकू है, कितना हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए, हमारे जल जंगल जमीन की सुरक्षा करने के लिए साथियों वो अपनी जान की बाजी लगा दिया। वो तमाम चीजों को जब हम स्टडी करते हैं तो हम में ताकत आता है। और बाबा साहब अंबेडकर को जब संघर्ष करने का मौका मिला था तो अक्सर एक बात को बोलते थे। वो बात क्या था साथियों, कि जो अपना वास्तविक इतिहास को नहीं जानेगा, वो आप ही लोगों से मिलने आ रहे हैं, वो इधर ही आएंगे। आप लोग पूरा बात सुनने में ध्यान लगाइए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो अपने समाज का वास्तविक इतिहास को नहीं जानता है, जो समाज, वो समाज अपना गौरवशाली भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकता। तो आज हमें ताकत कहां से मिला? हमारे गौरवशाली जो इतिहास है, हम उससे कनेक्ट हुए। हमने जब हमारे गुरुजनों से उस बात को सीखा, हमने जब उस बात को सुना कि हमारे जो पुरखे थे इतने महान थे कि अपने हक अधिकार को बचाने के लिए 1200 लड़ाई लड़ा। आज हमारे त्रिशोट गांव के लोग संवैधानिक दायरे में एक लड़ाई लड़े हैं, और कितना लड़ाई बाकी है मैं आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूंगा। बीच बीच में चेक करना बहुत जरूरी है कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने अपनी जल जंगल जमीन को, अपने संवैधानिक अधिकार को, अपने रूढ़ी प्रथा को बचाने के लिए 1200 लड़ाई लड़े। हमारे त्रिशोट गांव के लोग एक लड़ाई लड़े हैं। तो अभी कितना लड़ाई लड़ना और बाकी है? 1199 लड़ाई लड़ना बाकी है। और क्रांतिकारियों का जो एक पैर होता है वो अपने घर में होता है, और दूसरा पैर जेल में होता है। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि जेल घुसने से बड़ा तकलीफ है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जेल घुसने से कुछ भी तकलीफ नहीं है। मेरा चेहरा को गौर से देखो, इस चेहरे में कोई तकलीफ दिख रहा है क्या आप लोगों को? कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि है दैया मैं मर जाऊंगा, इस टाइप का कहीं दिख रहा है आप लोगों को? हम लोग बहुत मजबूत हुए। मैं कॉलेज में कम पढ़ाई किया था, जेल में ज्यादा पढ़ाई किया। 68 दिन इतना पढ़ाई किए। और मैं बता रहा हूं गुरुजी आपको कि हम लोग पहले से ज्यादा जानकार होके आए हुए। पहले जानकार थे, लेकिन अभी 68 दिन के बाद में और ज्यादा जानकार होके आए हैं। संवैधानिक तरीके से कैसे लड़ाई लड़ना है, हमारे लोगों का एक बाल का बांका भी ना हो, ऐसा लड़ाई कैसे लड़ना है, इसका हुनर हम लोग सीख के आए। अगर जेल नहीं घुसते तो ये हुनर हम कभी सीख नहीं पाते। तो अगर हुनर सीखने के लिए जेल जाना जरूरी है, हुनर सीखने के लिए, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग ऐसा जाने के लिए तैयार हैं क्या? अरे वाह, अरे वाह, ये तो जरूरत से ज्यादा हाथ खड़ा हो जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। वहां पे एक बस माइनस पॉइंट है कि नाश्ता में उन लोग खिचड़ी बोलता है, और खिचड़ी नहीं देता है, माड़ भात को देता है। और जैसे ही माड़ भात को रखता था, फिर मेरे को अपने गांव का सुअर का याद आता था। मैं
हमारे सुनील भाई को बोलता था चना खिला रे भाई ऐसा। तो ये हमारे सुनील भाई बड़ा मेहनत के साथ में चना को भिगोते थे और जेल के अंदर में एक दर्जी था, उसे एक थैला सिलवाए, भाई साहब एक थैला सिलवाए और भीगा हुआ चना को उसमें बांध के रखते थे और सुबह तक वो जरा ही हो जाता था। तो हम लोग शुगर का एहसास ना हो इसलिए हम लोग ना मार पानी को नहीं पीते थे। सुबह ही 7:30 बजे ऐसा पूरा वो ढंका को ऐसा बजाते थे बर्तन को ठंग ठंग से मग्गा से। तो हम लोग को ऐसा लगता था कि यार ये तो गड़बड़ है मामला। तो हम लोग वहाँ पे जराई वाला चना को खाते थे। हम लोग अपने परिवार के लोगों से मिक्सचर मंगवाते थे और वहाँ पे चाकू नहीं होता था प्याज टमाटर काटने के लिए, साहब वो गिलास से काटते थे और एक आदमी बड़ी शिद्दत के साथ में बैठता था, उसके बाद में गिलास को धार बनाता था, फिर ऐसा काटता था। तो हमने एक एक पल वहाँ पे हमने काटा नहीं, एक एक पल को हमने वहाँ पे अनुभव से जीता। और ये जो प्रशासन है, जशपुर प्रशासन, जिला प्रशासन, मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि वचन में कहा गया है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और हम लोग जेल में अंदर गए, हम लोगों को सोचने का भरपूर मौका मिला। बाहर रहते तो हम लोग को भाषण देने के लिए इतना बुलाया जाता है कि हम लोग का पूरा दिन भाषण में खत्म हो जाता है, हम लोग सोच नहीं पाते। तो जेल के अंदर में हम लोग जब घुसे तो हमने बोला कि चलो यहाँ से हम लोग होशियार बनने का अभियान शुरू करते हैं और हमने ध्यान लगाना शुरू किया। कैसे ध्यान लगाना शुरू किया? हमारे क्रांतिकारी गौतम बुद्धा जब समाज परिवर्तन के लिए जब बिगुल बजाया और बेड़ा उठाया, गंभीरता से सुनिएगा, वो राजकुमार थे, राज परिवार के बहुत ही जाने माने राजकुमार थे, राजा जाना माना राजा का लड़का था वो। सबसे पहले वो अपने घर को छोड़ा, सबसे पहले राजमहल को त्यागा उन्होंने। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने पैसा को छोड़ा। हमारे लोग बोलते हैं कि माना कि पैसा खुदा तो नहीं है, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। हमारे लोग ऐसा बोलते हैं कि दिलीप सुजूद ऐसा बोलता था, दिलीप सुजूद ऐसा बोलता था। हमारे लोग भी कुछ लोग बोलते हैं कि यार पैसे के बगैर क्या होने वाला है, पैसा नहीं रहता तो सर रिश्ता भी नहीं जुड़ता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो पैसा को सर्वप्रथम प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हमारे क्रांतिकारी गौतम बुद्धा ने इसको साबित किया। सबसे पहले वो क्रांति करने के लिए पैसा को छोड़ा, राजमहल को छोड़ा। राजमहल में उस समय लाखों करोड़ों टन सोना चांदी पूरा खजाने में रहता था, उसको छोड़ा। वो आदमी बुद्धि को प्राप्त करने के लिए वो जंगल की ओर चल दिया और शांत जगह में, जैसे हमारे लिए शांत जगह जेल था, वैसे ही शांत जगह को उन्होंने चुना। पेड़ के नीचे बैठा और ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया, विचार किया कि ये जो हमारा समाज को, ये जो बेईमान लोग हैं, ये जो हमारे समाज के खलनायक लोग हैं, ये हमारे समाज के लोगों का शोषण कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है, नैतिक शोषण कर रहा है, शैक्षणिक शोषण कर रहा है। इससे मुझे हमारे लोगों को आज़ादी दिलाना है। वो बैठे, उन्होंने मास्टर प्लान बनाया और मास्टर प्लान बना के, उस समय ना टेलीफोन था ना चिट्ठी पत्री लिखने का कोई व्यवस्था। साथियों, आप लोगों को सुन के हैरान हो जाए, आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि उस समय उन्होंने 10 लाख कार्यकर्ता बनाए। उस समय में 10 लाख कार्यकर्ता बनाए। एक आदमी जब ठानता है ना तो इतना बड़ा परिवर्तन आता है। एक आदमी के ठानने के वजह से उस समय पे सुविधा इतना कमी था, उसके बाद में भी उन्होंने दक्ष कार्यकर्ता, कैसे दक्ष कार्यकर्ता, हमारे तिरसोट गांव में जैसे हम लोग तो जेल घुस गए। हमारे जेल घुसने के बाद में जैसे हमारे मनिहर भाई हैं, वो कार्यक्रम को यहाँ पे संभाल रहे हैं। हमारे संदीप भाई हैं, हमारे संतन जी हैं, हमारे इतनी सारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, हमारी गैर मौजूदगी में उस जिम्मेदारी को बहुत बाखूबी से निभाया। बहुत सारे लोग टूट सकते थे, लेकिन हमारे तिरसोट के जो गांव के लोग हैं, वो लोग इतना मजबूत थे कि उन्होंने संघर्ष करने का निर्णय लिया। तो साथियों, ये हमारे ब्लड में है। तो गौतम बुद्ध उस समय पे क्रांति करके, उस समय की जो शोषणकारी व्यवस्था है, हमारे लोगों के विरोध में जो व्यवस्था को चलता था, वो दक्ष कार्यक्रम बनाया, दक्ष कार्यक्रम कैडर कार्यकर्ता बनाया। जैसे हमारे मनिहर भाई हैं, हमारे संदीप भाई हैं, और भी हमारे भाई लोग जो हमारे साथ में 5 लोग उधर और FIR हो गया। तो बार बार संदीप और मनिहर बोल रहा हूँ तो बाकी लोगों का नाम कह नहीं ले रहा है। अरे उसका नाम नहीं जान रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं उनको याद कर रहा हूँ। अब हमारी बहनों का नाम नहीं जान पा रहा हूँ मैं।
तो हमारे पूरे के पूरे जो तिरसोट गांव के जितने भी जो क्रांतिकारी साथी हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितना भी इन्होंने लड़ाई लड़ा, वे सभी हमारे लिए दक्ष कार्यकर्ता हैं। और दक्ष कार्यकर्ता की विशेषता क्या होती है कि विषम परिस्थिति में मूवमेंट को टिका के रखते हैं। हमारे दिनेश भाई वो गांव छोड़ के यहाँ पे ऐसा सुनने में आया कि डेरा मार दिए, और हम लोग लड़ाई लड़ने से पहले जब बोलते थे इसको चल बे लड़ाई लड़ने के लिए, लंगोटिया है तो बोल सकते हैं ना, चल बे लड़ाई लड़ने के लिए, ऐसा तो बोलता है कि मैं सुबह जाऊंगा शाम को आऊंगा। और जब हम लोग घुसिए गए तो 1 महीने इधर ही था, तो सुबह शाम वाला स्टोरी इसका खत्म। और जब लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग आ रहे थे तो इनको फोन भी किया, लेकिन प्रभु की कृपा थी। प्रभु की क्या कृपा थी, जब हम लोग इधर आ रहे थे तो उनको पता था कि भाई लोग अभी जेल घुस जाएगा, तो जेल घुसने के बाद इसी को तो काम करना है। ये आदमी वहां पे स्मार्टली बहाना बनाया मेरे को। अच्छा, ये बहाना बनाया मेरे को, बोल रहा है रुको थोड़ा सोचता हूँ ऐसा, अबे जल्दी बोलना मेरा गाड़ी इधर चल रहा है, ऐसा इस टाइप का मैं बोल रहा हूँ। तो बड़ा स्मार्ट बहाना बनाया, क्योंकि इसको चुना गया था कि इधर डेरा मार के 30 दिन काम करने का इसको, और हमें चुना गया था कि हम लोग जबरदस्त तरीके से प्रशासन के विरोध में अपर कलेक्टर को, एसडीओपी को, एसडीएम को, तहसीलदार को मुंहतोड़ हम लोग सवाल पूछेंगे, और उस सवाल के वजह से उनको इतना तकलीफ होगा कि हमारे ऊपर में झूठा FIR लिखाया जाएगा और हमको जेल भेजा जाएगा। उसके पास में तो सब प्लानिंग था, हम जेल घुसे, और दिनेश जिसके पास में सुबह शाम समय नहीं था, सही तो बोल रहा हूँ ना, बोलता था कि नहीं बोलता था, आ गया इधर। हमारे DDC साहब निर्मल खुजूर, इनको अपना क्षेत्र संभालने से फुर्सत नहीं था, जेल घुसे तो आया कि नहीं आया। हमारे और एक नेता हैं बिलासु तिग्गा साहब, अंबिकापुर से, सफेद दाढ़ी वाले, आए कि नहीं आए। यही तो मोहब्बत है यार। अगर जेल घुसने से हमारे लोगों में एकता आ सकता है तो जेल घुसना अच्छी बात है कि नहीं है। और आने वाले समय पे ये लड़ाई को हम लोग 100% जीतने वाले हैं। जीतना तो तय है, और आने वाले समय पे आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि हम लोग 2028 में आप लोगों के लिए डबल बोनस देना चाह रहे हैं। ये जो गिफ्ट का जो हैम्पर है बहुत बड़ा वाला, वो देना चाह रहे हैं। मैं हमेशा से घोषणा कर रहा हूं, और आज आप लोगों का सौगंध खा के मैं और घोषणा कर रहा हूं कि 2028 में हम मूल निवासियों की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाएंगे, और आप लोगों के ताकत से बनाएंगे, उसको आप लोगों के विश्वास से बनाएंगे। मैं रूपनारायण का इस वक्त पूरे होशो हवास के साथ में ये दावा कर रहा हूं कि मुझे चुनाव जीतने के लिए मेरे पास में करोड़ों रुपया नहीं है, लेकिन वो जज्बा है, वो करोड़ों डॉलर का जज्बा मेरे पास में है कि हमारे लोगों को, हमारे युवाओं को, हमारे बहनों को प्रोत्साहित करके 1 लाख दक्ष कार्यकर्ता पैदा करके आने वाले समय पे शासन और प्रशासन में वो जिम्मेदारी दिलवाने का नेतृत्व करेंगे साथियों, जिससे हमारा जो समाज है वो हुक्मरान समाज बनेगा। और ये पूरा का पूरा आप लोगों के मदद की वजह से बनने वाला है। जब एक त्रिशोट में एक आदमी जब हाथ खड़ा कर रहा है, तो ये जो अनजान सा रूपनारायण का है वो पूरे के पूरे लोगों के बीच में लोकप्रिय हो जाए। त्रिशोट गांव की बात है, तो अगर त्रिशोट गांव से इतनी बड़ी ऊर्जा का स्रोत बह सकता है, तो सरकार बदलने का स्रोत बहेगा कि नहीं बहेगा। सरकार बदलने के बाद में क्या होगा, व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। आदिवासियों का हित में काम करने वाले एसडीएम को नियुक्त किया जाएगा, आदिवासी के हित में काम करने वाले टीआई को यहां पे नियुक्त किया जाएगा, मूल निवासियों के हित में काम करने वाले कलेक्टर को यहां पे अपॉइंट किया जाएगा, मूल निवासी समाज के भले में काम करने वाली जो नीतियां है उसको अमल में लाया जाएगा। आदिवासियों का जमीन को छीना नहीं जाएगा। अगर देश का विकास और आदिवासी की विकास की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से उस जमीन में हम विकास का कार्य जरूर करेंगे, लेकिन उसका मालिक आप लोग होंगे। आज ये विकास के नाम पे हमारा जमीन लेता है और मालिक बनाता है अडानी को, अंबानी को, जिंदल को, मित्तल को। अरे भैया, हम लोग इतने बेवकूफ थोड़े ना है। जमीन हमारी, विकास उसका थोड़े ना चलेगा कि चलेगा? नहीं चलेगा। जमीन हमारा, मालिक वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी व्यवस्था आएगी, मालिक आप, व्यवसाय आप, और उसमें से प्राप्त पैसा और हुक्मरान आप ही होंगे। दूसरे लोगों को यहां पे मालिकियत का अधिकार नहीं मिलेगा। पूरे लड़ाई का जो पर्पस था वही तो था कि भैया हमारे जो जमीन ले रहे हो
उसको लाखों रुपया मुआवजा का आपके पास में क्या ऑर्डर है? हमारे बच्चों का नौकरी के लिए आपके पास में क्या व्यवस्था है? और जो रेलवे प्रॉफिट में चलेगा, वो रेलवे का यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग करने का क्या यहाँ पे आपके पास में पेपर वर्क हुआ है? कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ नहीं। हम सर्वे करने आए हैं। अरे भैया, सबसे पहले तो हमारे हिस्से पे क्या है वो पता चलना चाहिए ना। तो ये जो लोग हैं, हेलो, कोई बात नहीं है, मेरा आवाज वैसे भी साउंड बॉक्स टाइप का है। तो साथियों, ये जो लोग हैं ये आपके विरोध में काम करता है, विकास के नाम पे हमारे लोगों का विनाश करना चाहता है। वो बोलता है कि इधर रोड बनेगा आपका विकास होगा। अरे भैया, रोड बनेगा, आजू बाजू का दुकान हमारे 2000 लोगों के लिए अलर्ट होगा, तब तो हमारे लोगों का विकास होगा। यहाँ पे मैं बोलूँगा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि इसमें आपका विकास होगा, और यहाँ पे बनिया बकाल लोग दुकान खोल के उन लोग करोड़पति बनेंगे, तो आपका विकास होगा क्या? तो अपने हिस्से का बात बोलना गुनाह है क्या? तो ये प्रशासन ने सोचा कि हम इसको गुनाह साबित करेंगे, इसका मोरल को तोड़ेंगे, इसको जेल में घुसाएंगे। जेल में घुसाएंगे तो ये आदमी बैठ जाएगा, उसको ये नहीं पता तो उल्टा तरफ से पैदा हुआ आदमी है। जेल में घुसाए तो मैं और ज़्यादा तगड़ा बन गया। हालांकि थोड़ा मार पी के थोड़ा बॉडी वॉडी घट गया है, तो अभी ज़्यादा प्रोटीन सब खाऊंगा और कसरत करूंगा तो पहले जैसे एकदम मुसंड हो जाऊंगा मैं। तो अभी शुरू नहीं है वो कार्यक्रम शुरू होगा तो और ज़्यादा तगड़ा हो जाएंगे। तो हम जेल घुस के धन धन्या हो गए, और आप लोगों से मुलाकात करने के बाद में तो फिर हमारी ज़िंदगी एकदम यूटर्न हो गया। यूटर्न कितना डिग्री हुआ? लोग बोलते हैं कि 90 डिग्री हुआ। हमारा 90 डिग्री से काम नहीं चलता, हमारा 360 से यूटर्न हो गया। पूरा बदल गया ज़िंदगी, पूरा सोच बदल गया। और जेल जाने के बाद में आप लोगों को मालिक बनाना, आप लोगों का सरकार बनाना, आप लोगों को 5th शेड्यूल देना, ये हमारे ज़िंदगी का मकसद है साथियों। तो ऐसा काम हम लोग निश्चित रूप से करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, ताकि यहाँ पे हमारे लोगों को व्यवस्था समझ में आएगा। व्यवस्था के नियंत्रण करता हमारे लोग होंगे। ये हम लोग आने वाले समय पे करने वाले हैं। और जब हमारे हाथों में व्यवस्था होगा तो मैं हमारे जो मूल निवासी समाज के लोगों से मैं एक बहुत विशेष बात कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा का स्तर होगा वो एकदम इंटरनेशनल स्कूल के बराबर का होगा। ये ऐसा हमारी व्यवस्था है। आज ये जो सरकार है जो हमारे लोगों का ज़मीन को छीनने का काम कर रहा है, ये जो प्रशासन के लोग हैं हमारे लोगों को निम्न दर्जे का, घटिया दर्जे का शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा बदलने वाले लोग हैं। हमारा बच्चा और अंबानी का बच्चा एक ही सिलेबस पढ़ेगा, बढ़िया रहेगा ना। आज क्या है, नीता अंबानी के पास में 52 इंटरनेशनल स्कूल है। उद्योगपति के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के और पॉलिटिशियन के, राजनेता के, बड़े बड़े अमीरों के जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनल स्कूल में इंटरनेशनल सिलेबस पढ़ता है, और हमारे लोगों को यहाँ पे लोकल सिलेबस पढ़ाता है। और 22 साल के बाद भी इनका मुकाबला करवाता है कंपटीशन में। अरे भैया, जिसका 22 साल अलग तरीके से अभ्यास हुआ है और जिसका 22 साल एकदम कमजोरी तरीके से अभ्यास हुआ है, उन लोग मुकाबला में पार्टिसिपेशन करेंगे तो हारेंगे ना भाई। हमें ज़िंदगी भर कुश्ती लड़ने का अभ्यास ही नहीं करवाया गया, और 22 साल का ये जवान हो गया, इसको उतारो तो सामने वाला जो 22 साल अभ्यास कर मेरे को पटक ही देगा ना। अगर कंपटीशन कराना है तो बराबर कंपटीशन, इस जगह से दौड़ लगवाना है तो इसी जगह से, इस पॉइंट से दौड़ लगाना है, और अभ्यास भी बराबर हो, उम्र भी बराबर हो, वजन भी बराबर हो। तो ये क्या हुआ, ये पारदर्शी कंपटीशन हुआ। उसमें बोला जाता है 50 किलोग्राम श्रेणी में कंपटीशन, 60 किलोग्राम श्रेणी में कंपटीशन, 21 वर्ष की उम्र में कंपटीशन। तो उसमें के जितने भी धावक होंगे वो 21-21 वर्ष के होंगे, 60-60 केजी के वो आदमी होंगे। तो ये सब जो मापक है ये समानता का मापक है। आज वे लोग 22 साल इंटरनेशनल सिलेबस पढ़ते हैं और हमारे लोग यहाँ क्षेत्रीय सिलेबस पढ़ रहा है, निम्न दर्जे का सिलेबस पढ़ रहा है, और हमारा बच्चे को कलेक्टर बनने की इच्छा हो रही है, कंपटीशन में बैठ रहा है। जो नहीं पढ़ा है 22 साल वो सवाल में आ रहा है। हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए टेलीविजन में प्रचार किया जा रहा है कि हमेशा जो आईएएस एग्जाम का कंपटीशन जो पेपर होता है आउट ऑफ सिलेबस होता है। देखो, बेवकूफ़ बनाने का ढर्रा इनका, आउट ऑफ सिलेबस होता है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आउट ऑफ सिलेबस का क्या मतलब हुआ? वो मंगल ग्रह से सवाल छट के आ रहा है क्या? अरे भैया, दो तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हो, उसी सिलेबस का तुम दे रहे हो। और षड्यंत्र से पिछले 75 सालों से हमारे बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं दिया। पहला नंबर का सुधार यही होगा, क्योंकि अंबेडकर ने बोला कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमने दहाड़ा तो मजा आया ना। आप लोग पूरा समाज दहाड़ेंगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो दहाड़ना बहुत जरूरी है साथियों। इसलिए शिक्षा का पैटर्न को बदलेंगे। हम जीवन में कुछ बने या ना बने, शिक्षा तो बदलेगा।
अगर इस शिक्षा को लाने के चक्कर में 2-10 बार और जेल जाना पड़े और घुस जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये काम करेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे लोगों का जो जान है बहुत कीमती है साथियों। हमारे लोगों के लिए वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल का यहाँ पे विकसित किया जाएगा, पूरे सुविधा इलाज। बीमारी की वजह से, कमियों के वजह से हमारे किसी भी इंसान की जान नहीं जाना चाहिए। और ये स्वच्छ शासन अगर हमारे हाथ में आ जाता है तो ये ऐसा चुटकी में काम होगा। और यही डर है शासन को और प्रशासन को, अगर हम इनके हाथों में स्वच्छ शासन देंगे तो ये पूरा बजट को ये अपने शिक्षा में लगाएंगे, पूरा बजट को अपने समाज को सुरक्षित रखने में, स्वस्थ में लगाएंगे, और हमारा पोल पट्टी खुल जाएगा कि हम इतने समय से इनको बुड़बक बनाए हैं। इसी वजह से स्वच्छ शासन हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है। लेकिन मांगने से भीख मिलता है और छीनने से अधिकार। तो हम लोग इतना ताकतवर बनेंगे कि इसको छीनेंगे, और वो समय अभी 2028 में आ रहा है। और भारत मुक्ति मोर्चा का, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का, हमारे गुरुजनों का जो सानिध्य है साथियों, ये संवैधानिक दायरे में लड़ाई लड़ने के आदी है। ऐसा नहीं कि भाई एसडीएम को उठा के पटक दिए वाला मामला नहीं है। जैसे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि हमारे को इन्होंने मारा, तो ये देखो 2.5 किलो का हाथ, अभी थोड़ा कम हो गया, 1.25 किलो का हो गया। तो 2.5 किलो का हाथ से अगर उसको मारते तो आदमी उठता नहीं बल्कि उठ जाता, ढिसका देते तो नहीं उठता। तो उस समय मैं थोड़ा सा बढ़िया और ताकतवर था। बल्कि हमारे तिरसोट की जो माताएं हैं और बहनें हैं वो कुटाई प्रोग्राम शुरू कर दिए थे, लेकिन मेरे को पता था कि थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। बीच बचाव किए हैं डीडीसी साहब, अगर बीच बचाव नहीं करते तो धुआंधार ठोकाई हो जाता उसका। लेकिन मुझे पता था कि हमें संवैधानिक दायरे में लड़ाई लड़ना है, तो हमारे ऊपर में झूठा FIR दर्ज कराता है। अरे उस तहसीलदार को शर्म आना चाहिए भाई, शर्म भी नहीं आता है, साला बेशरम टाइप का आदमी। वो बोल रहा है कि हमको मारा, हमने मारा ही नहीं, वो इल्जाम क्या लगा, मारा। अब कोर्ट कचहरी में पता नहीं गवाह में किसको खड़ा करेगा, कौन उसके पक्ष में गवाही देगा। मारते हुए हमने तो, हमारे को तो देखा ही नहीं। वो हमारे पास में इतने सारे गवाह हैं, इतने सारे वीडियो फुटेज यहाँ पे वीडियो शूट किया गया, प्रशासन के लिए शूट किया, हमने उसको ऐसा छुआ तक नहीं, ऐसा भी इतना दूर से भी नहीं, इतना दूर से तो बहुत दूर की बात है, ऐसा हमने इतना भी नहीं किया। और हमारे ऊपर इल्जाम क्या लग रहा है कि इन्होंने हमारे लोगों को मारा। मैं बता रहा हूँ, मर्दों की तो बातें छोड़ दो, हमारे बहन लोग थपड़ाते ना चट वाला, उसमें उन लोग बेहोश हो जाता। लेकिन हमारी बहनें बड़ा समझदार था कि उन्होंने कानून को हाथ में नहीं लिया, क्योंकि आदिवासी लोगों की खूबी है, आदिवासी लोग संवैधानिक दायरे में ज़्यादा काम करता है। और हमारे गुरुजन लोग बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से हमको नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ने का हम लोग को गुर सिखा रहे हैं। और अल्टीमेट जो मकसद है, अल्टीमेट मकसद है साथियों, हुक्मरान बनाना। निरंतर संगति में बने रहिए, संगति में बने रहेंगे तो अक्सर आप लोग बहुत अच्छा एक शायरी के रूप में सुनते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी जिसकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि, ऐसा बोला जाता है। मैं आप लोगों को बहुत ही एकदम स्नेहपूर्वक एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिंदगी में शिक्षा को नंबर 1 जगह दीजिए। आप पाठ्य पुस्तक कितना ही पढ़ें उससे कोई मतलब नहीं। मैं नाम के लिए में पढ़ा हूं, आप लोगों को सुन रहे, में पढ़ा होगा तो कमाल कर दिया। मैं जैसे तैसे पास हुआ, मैं 45% वाला MA हूं। उधर वाला मेरा हिस्सा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे देश को चलाने के लिए जो संविधान है, जो अनुच्छेद है, जो धारा है, जो हक अधिकार है, इसको मैं ज़्यादा शिद्दत से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो कभी कभी हमारी लाइफ पार्टनर हमको ताना कसती है, अगर इतना ही पढ़े लिखे होते तो आप तो कलेक्टर होते, ऐसा। तो मैंने उसको बोला, उसी कलेक्टर को चलाने के लिए तो इतना पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने उस ज़माने में पढ़ाई नहीं किया, लेकिन अभी ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और इस वक्त की जो पढ़ाई है, इसको बोला जाता है रियल लाइफ एजुकेशन। आपके ज़िंदगी का वास्तविक शिक्षा यही है। पढ़ने लिखने में कंजूसाई मत करना, दिल लगाइए पढ़ाई लिखाई करने में। हमारे उस वीडियो में बहुत सारा मैसेजिंग किए हुए हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और बहुत अप्रिशिएट किए हैं वो पूरे के पूरे नॉलेज को, और बहुत अच्छी तरीके से उसमें कमेंट पास किए हैं। देखिए ये ग्रेजुएट लोग ऐसा होता है, देखिए आदिवासी लोग अगर संविधान पढ़ लेता है तो ऐसा गुर्राता है, आदिवासी लोग अगर ऐसा संविधान पढ़ता है तो ऐसा दहाड़ता है। ऐसे बहुत सारा मामला है साथियों। तो आप लोग हमेशा प्लस के दायरे में जाइए। हमारी जेल घुसने के वजह से हम और निखरे और ताकतवर हुए। मैं पूरे समस्त हमारे इंटायर लीडर्स लोगों को, इंटायर विल विशर लोगों को, आप जैसे समर्थक लोगों को, क्रांतिकारी साथियों को मैं इस
मंच के माध्यम से दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें मिले, हमारे ज़िंदगी में बहार आ गया। सही बात बता रहे हैं। आप लोग अगर नहीं मिले होते तो ये बहार कहीं ना कहीं अटक गया होता। आप लोग मिल गए, उसके बाद में तो बरंडो उठना शुरू हो गया। और आने वाले समय ये जो बरंडो का लहर है, 15 तारीख को उड़ीसा बुलाया जा रहा है। ये बरंडो यहीं से उठा हुआ है, ऐसा बूम 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 वाला। और वहाँ पे 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। लोग सीखना चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग इतना हुनरमंद कैसे हो गए। वो आपका 2 दिन का उधर का मामला है। उसके बाद में फिर 19 तारीख को अंबिकापुर में है, 24 तारीख को बिलासपुर में है। अब बैक टू बैक अभी स्टार्टअप शुरू हो चुका है। हमारे लोगों का हुनरमंद, हमारे लोगों का हुक्मरान बनने की जो सफ़र है शुरू हो चुका है साथियों। और हमारे पास में बहुत कम समय है। मैं सोशल मीडिया में, हमारे कुछ दोस्त लोग कवरेज कर रहे हैं, मैं भी सोशल मीडिया में कवरेज कर रहा हूँ। जो कुछ इंटरनल बातें हैं, जिनके साथ में बहुत ही पर्सनली आप लोगों के साथ में चर्चा करना है, जो ट्रेनिंग मटेरियल्स है, वो हिस्सा को मैं टच नहीं कर रहा हूँ। ट्रेनिंग मटेरियल ऑफ कैमरा में होगा और आप लोग हमें साथ दीजिए। और टारगेट 2028 का है और आप लोगों को 200% गारंटी नतीजा मिलेगा। बहुत बात करने का मन कर रहा है, लेकिन हमारे साथ में बहुत सारे हमारे दिग्गज साथी हैं, दूर दूर से आए हुए हैं और मैं सब उनको सुनने में एंजॉय करूंगा। इसलिए इस मौके पे मैं इतनी ही बात बोलकर अपनी बातों को मैं समाप्त करूंगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बुलंद आवाज में बोलेंगे, एक बार बुलंद आवाज में थोड़ा सा नारे लगाएंगे, है ना? मूल निवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मूल निवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मूल निवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय रूपनारायण एक्का जी।